नमस्कार दोस्तों, मूवी अनफोल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अजय देवगन की नई रिलीज मूवी रेड 2 का एक्सप्लेन वीडियो। और अगर आप रेड 1 का एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर हफ्ते न्यू रिलीज मूवी का एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूं। चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है राजा के घर से। वो पार्टी कर रहा होता है और अमेय पटनायक उसके घर रेड मारने आता है, लेकिन रास्ते में उसके खबरी उसे रेड की 5 मिनट पहले खबर दे देते हैं। इनकम टैक्स के लोग उसके घर आते हैं, लेकिन उसके गुंडे उन पर हमला करके उन्हें भगा देते हैं और वो अपना माल पीछे के रास्ते से निकलवा देता है। लेकिन उसी रास्ते में अमेय पटनायक मिल जाता है और कहता है, राजा को पकड़ने के लिए हमेशा किले पर हमला करना जरूरी नहीं, बाहर खड़े रहो। भगोड़ा राजा खुद ब खुद हाथ लग जाता है। राजा का आदमी रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन अमेय पटनायक उससे 2 करोड़ की मांग कर देता है। 2 हफ्ते बाद जेल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ताऊजी पुशअप कर रहे होते हैं। ये वही ताऊजी हैं जो रेड मूवी के पहले पार्ट में थे। पुलिस वाला कहता है, ताऊजी, जिस उम्र में धूप खा के काम चल सकता है उस उम्र में पुशअप मार रहे हो आप। ताऊजी कहते हैं, हमारे घर वालों ने जिस प्रेम से हमारा दिल तोड़ा है ना, अगर एक्सरसाइज ना करते तो नाम के आगे कब का स्वर्गीय लग गया होता। फिर पुलिस वाले से पूछते हैं, हमारे पैरोल का क्या हुआ? 7 साल हो गए। पुलिस वाला कहता है, ताऊजी, टैक्स का मामला फाइन देकर तभी सुलझाया जा सकता था, क्या जरूरत थी राजा की फौज बुलाने की? ताऊजी कहते हैं, साला किसका नाम ले लिया सुबह सुबह, पता नहीं किसकी जिंदगी झंड कर रहा होगा पटनायक। अमेय पटनायक का फिर से ट्रांसफर हो जाता है। उसकी एक बच्ची भी होती है। उसकी बीवी अखबार में पढ़ती है, अमेय पटनायक पर रिश्वत लेने का इल्जाम, मिला 74वां ट्रांसफर। वो कहती है, ये तो सिर्फ 74 बार है। तभी अमेय कहता है, तुमने हेडलाइन शायद ध्यान से नहीं पढ़ी। उसकी बीवी कहती है, मैंने ध्यान से सिर्फ अपने पति की आंखें पढ़ी। आंखें तक ईमानदार हैं तुम्हारी। अमेय अपनी फैमिली के साथ एक गांव में जाता है। उस गांव का नाम भोज होता है जहां उसकी ट्रांसफर होती है। रास्ते में पोस्टर लगे होते हैं, वेलकम टू भोज, और दादा मनोहर धनकर की फोटो लगी होती है। अगले सीन में दादा को दिखाया जाता है। वो अपनी माँ के पैर धो रहा होता है। उसकी माँ कहती है, भगवान मेरे बेटे को माफ कर देना, आपकी जगह मेरी पूजा कर रहा है ये। अमेय अपने नए ऑफिस में जाता है और काम करने लगता है। वहां का स्टाफ उसके बाद में आता है। अमेय अपने स्टाफ से कहता है, पिछले 2 साल से कंस्ट्रक्शन, हाईवे, कॉलेज, सिनेमा हॉल सबकी फाइलें चेक की, मुझे कोई कमी नहीं मिली। करण कहता है, सर यहाँ सब ठीक है, कोई काम होता नहीं है। हाँ, आप स्पोर्ट्स के मजे ले सकते हैं। अमेय कहता है, करण, यहाँ टैक्स की लूट रोकने के लिए भेजा है हमें, मजे लूटने के लिए नहीं। दूसरा कर्मचारी कहता है, सर अगर आपको कोई कमी नहीं दिखी तो प्रॉब्लम कहाँ है? अमेय कहता है, प्रॉब्लम नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर गीता अपनी बुक दिखाती है, जिसमें उसने अमेय के सारे ट्रांसफर के बारे में सारी तस्वीरें और खबरें चिपका रखी होती हैं। अमेय कहता है, गीता जी अब काम कर लें, और अपने ऑफिस के अंदर जाने लगता है। तभी दूसरा कर्मचारी कहता है, साहब का 74वां ट्रांसफर है गीता जी, लेकिन आपने तस्वीर 73 की लगाई है। ओ अच्छा, आपके भगवान जी रिश्वत मांगते पकड़े गए, इसलिए आपने अगली तस्वीर नहीं लगाई। अमेय ये बात सुन लेता है और चला जाता है। अमेय अपनी फैमिली के साथ घूमने जाता है। उसे एक आदमी बताता है कि दादा ने यह फाउंडेशन अपनी माँ के नाम से बनवाया है। अमेय कहता है, लगता है देश विदेश से काफी डोनेशन आता है इस फाउंडेशन को चलाने के लिए। दादा अमेय से मिलता है और कहता है, साफ सुथरी छवि वाला आज हमारे सामने है। हमारे फाउंडेशन में ईश्वर जैसी भक्ति के आगे सिर झुकता है। अमेय कहता है, तो मुझे भी यही करना पड़ेगा दादा भाई। दादा कहता है, आप पहले ऐसे अफसर हैं जिन्होंने हमें मंत्री जी नहीं बुलाया। अमेय कहता है, तो आप भी मुझे कमिश्नर जी कहकर मत बुलाइएगा। अमेय को फाउंडेशन को देखकर कुछ ठीक नहीं लगता। अमेय अपने सैंडल ठीक कराने जाता है दुकान पर और कहता है, बहुत अच्छी दुकान है आपकी। दुकानदार कहता है, एहसान है दादा भाई का, बहुत मदद की है उन्होंने हमारी। अमेय कहता है, सिर्फ आपकी या सभी की? वो कहता है, सभी की। दादा भाई की ऐसे ही जूते चप्पल की दुकान हुआ करती थी, सेल हो ना हो वो लोगों का पेट भरे बिना सोते नहीं थे। धीरे धीरे दुकान चलना बंद हो गई। उन्होंने अपनी दुकान बेच दी सिर्फ लोगों का पेट भरने के लिए। एक समय ऐसा आया, उनके पास कुछ नहीं बचा लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं, लोग थे। लोग कहते हैं,
दादा भाई आप चुनाव में खड़े हो जाइए, हम सब आपको जिताएंगे। दादा भाई मुख्यमंत्री के पास टिकट मांगने जाते हैं। मंत्री कहता है चप्पल खरीदने की औकात नहीं है, नेता बनने चले हैं, सर पर यही चप्पल रखो, माफी मांगो और निकल जाओ यहां से। सब हंसने लगते हैं। फिर वो सर पर चप्पल रखकर निकल जाते हैं। वहीं वो अपने लोगों को दिखाते हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है दादा के लिए और बिना किसी पार्टी की मदद के मुख्यमंत्री की पार्टी को हरा देते हैं। मुख्यमंत्री को अपनी सरकार बचाने के लिए दादा भाई के समर्थन की जरूरत पड़ती है। दादा भाई उन्हें वहीं चप्पल सर पर रखवाकर माफी मंगवाते हैं और फिर मुख्यमंत्री के साथ दादा भाई ने गृह मंत्री की शपथ ली। चुनाव जीतने के बाद दादा भाई ने गरीबों के फाउंडेशन की स्थापना की, जिससे भोज के लोगों को घर और रोजगार दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद अमय को एक रेडी वाला बताता है। दादा भाई की लव स्टोरी भी बहुत सुपरहिट थी। नेहा नाम की एक लड़की थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के कुछ महीने पहले ही नेहा की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। दादा साहब बहुत दुख के साथ गुजरे हैं। अमय खेत में गन्ने की फसल देखकर हैरान होता है और वहां के एक आदमी से पूछता है, गर्मी का सीजन है, ये गन्ने की फसल क्यों खड़ी है? वो आदमी कहता है, बगल वाले गांव के जमींदार विक्रम का खेत है, हर साल कोई न कोई फसल खड़ी छोड़ देते हैं, कहते हैं इससे उनकी बरकत होती है। अमय को यह सुनकर शक होता है। फिर वह अपने सभी कर्मचारियों को इन्फॉर्म करके बुला लेता है और सब रेड के लिए रेडी हो जाते हैं। सबको एक लिफाफा मिलता है जिसमें नाम लिखा होता है धनकर उर्फ दादा भाई। यह देखकर अशोक नीता से कहता है, नीता जी, इस बार आपके भगवान गलती नहीं गुनाह करने जा रहे हैं। अमय कहता है, अशोक जी, पिछली बार मेरे ट्रांसफर की खबर वैसे नहीं छपी जैसे हर बार छपती है, इसलिए आप मुझे समझने में गलती कर गए। फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। अमय ने 2 करोड़ मांगे थे। अमय उन 2 करोड़ देने वालों को पकड़ता है। वो कहते हैं ये पैसा दादा साहब का है क्योंकि वो राजा भाई के दोस्त है। इसलिए अमय एक रिश्वत की झूठी कहानी बताता है अपने ऑफिसर को और उस बेस पर ट्रांसफर मांगता है। ऑफिसर कहता है, ये क्या कहानी बना के बैठे हो? अमय कहता है, सर, ऐसी कहानी तब बनानी पड़ती है जब टैक्स चोरी करने वाले हमसे बेहतर कहानी बना के बैठे हों। राजा भोज के सीएम के पुराने दुश्मन हैं दादा भाई में। उन्होंने सीएम को गिराने की ताकत देखी। राजा दादा भाई और उनकी पार्टी को स्पॉन्सर करने लगे और राजा के लिए दादा भाई कुछ भी कर सकते हैं। ये 2 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है। ऑफिसर कहता है, तुम्हें मालूम है ना किसके खिलाफ जा रहे हो? वहां की सरकार दादा भाई चलाते हैं। अमय कहता है, सर, सरकार कोई भी चलाए, डिपार्टमेंट तो आप और मेरे जैसे लोग ही चलाते हैं। ऑफिसर 3 महीने देता है। अमय कहता है, 1 महीना काफी है। अमय अपने आदमी को बॉम्बे में शेयर बाजार के ऑफिस में भेजता है। उसे पता लगता है 40 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अभी 2 महीने में हुआ है। सारा कैश इन्हीं शेयर कंपनियों की मदद से घुमाया जा रहा है। अमय गांव जाता है और एक आदमी से पूछता है, राम छोटे आप ही हैं? वो कहता है, हाँ। अमय कहता है, आपके नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड है बॉम्बे में। वो कहता है, कंपनी कौन सी बेटा? मेरे पास तो बीड़ी पीने के भी पैसे नहीं है। अमय रात को फाउंडेशन के पास जाता है। वहां एक सोने का हाथ बना होता है। अमय उसका छोटा टुकड़ा लेकर सुनार को दे देता है उसकी पहचान करवाने के लिए। उसे पता लगता है वो टुकड़ा पूरे सोने का है। फिर अमय खेत में जाता है जहां गन्ने की फसल होती है। वहां से बॉक्स मिलते हैं। ये सबूत लेकर अमय अपने ऑफिसर के पास जाता है और वारंट मांगता है दादा के पास रेड मारने के लिए। फिर वही सीन आता है जब सब रेड के लिए रेडी होते हैं। वो सब निकल जाते हैं। दादा भाई के घर पहुंचते हैं। अमय कहता है, आपके नाम सर्च वारंट है दादा भाई। दादा कहता है, ये जानकर अच्छा लगा कि आपने काम शुरू कर दिया। कुछ लोग बिजी ही अच्छे लगते हैं। अमय जी, जो मिलता है निकाल लीजिए। ताऊ जी के घर की तरह हमारे घर में कुआं नहीं है। अलमारियां खुली पड़ी हैं, चाबी ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। अमय कहता है, बाकी के परिवार वालों को बुला लीजिए और गवाह बुला लीजिए। कोई गवाह आने को तैयार नहीं होता तो दादा खुद गवाह बुला लेते हैं। छानबीन शुरू हो जाती है। दादा घर की औरतों के गहने और घर के खर्च के पैसे खुद निकाल कर ले आते हैं। अमय अपने आदमी से कहता है, वेट चेक कर लो, अगर लिमिट के नीचे है तो वापस कर दो। अमय के कुछ लोग खेत में जाते हैं, खेत खोदने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। अमय को चारों तरफ से कुछ नहीं मिलता है। उधर ताऊ जी पैरोल पर बाहर होते हैं और न्यूज पढ़कर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, पटनायक फंस गया है, 75वीं रेड डाल रहा है, वो भी दादा भाई के घर पे। सामने वाला आदमी कहता है, तो फंसेगा तो दादा भाई। ताऊ जी कहते हैं, नेता कभी नहीं फंसता, हम भी नहीं फंसते, लेकिन हमें फंसाया हमारे अपने परिवार के लोगों ने। लेकिन दादा भाई का छोटा भाई विभीषण नहीं है, वो तो लक्ष्मण है।
अमय फाउंडेशन जाता है और उस सोने के हाथ के सैंपल टेस्ट करवाता है। टेस्ट वाला कहता है, सर ये तो पीतल है। अमय वो टुकड़ा देता है, कहता है ये मैंने यहीं से लिया था, इसे चेक करो। वो चेक करके आदमी कहता है, सर ये तो सोने का है लेकिन वो पीतल है। दादा कहता है, अच्छे लोगों की यही बात अच्छी होती है कि उन्हें पीतल में भी सोना नजर आता है। अमय फाउंडेशन के अंदर जाता है, वहां भी सब बदल दिया गया होता है। वहां के लोग भड़क जाते हैं। दादा कहता है, अमय जी आप फाउंडेशन के बाहर हमारे साथ ही चलिएगा, जनता भावुक हो चुकी है, कहीं जान से न मार दे आपको। अमय जी हमारी छवि एक ईमानदार नेता की है, इसलिए हम ईमानदारी का नाटक करते हैं। आपकी छवि भी एक ईमानदार अफसर की है, लेकिन आप बेईमानी का नाटक कर रहे थे, इसलिए एक्टिंग करते हुए पकड़े गए। अमय जी आप पर हमारी नजर शुरू से ही थी। पुराना सीन दिखाते हैं। दादा राजा के आदमी से पूछता है, जो आदमी 73 बार अपनी ईमानदारी के लिए ट्रांसफर ले चुका हो, वो अचानक रिश्वत क्यों मांगने लगा। फिर अभी का सीन दिखाते हैं। अमय जी जूता चप्पल से कैसे हारता है इसका तजुर्बा है आपको, लेकिन इस बार हमारी चप्पल आप पर भारी पड़ गई। 4 चीजें आपकी नजर में आईं, फाउंडेशन, पैसा, बेनामी कंपनियां और सोना। आपको इनमें से कुछ नहीं मिला। 5वीं चीज जिसे आप ढूंढ भी नहीं रहे थे, आपकी आंखों के सामने है, हमेशा आपकी नजर के सामने थी और रहेगी, पर आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर अमय कहता है, इस शहर तक पहुंचने के लिए मेरी बेईमानी आपने पकड़ ली, लेकिन अब आप तक पहुंचने के लिए जो बेईमानी अब मैं करूंगा आप पकड़ नहीं पाएंगे। दादा कहता है, आइए अमय जी अब हम आपको यहां से निकालते हैं। अमय को सस्पेंड लेटर मिल जाता है। ताऊ जी उसकी सस्पेंशन से बहुत खुश होते हैं। अमय बैठकर सिगरेट पीकर सोच रहा होता है। उसे दादा के फाउंडेशन से निकलते वक्त किसी आदमी ने उसकी जेब में पर्ची डाल दी थी। उस पर्ची में नेहा रेलवे लिखा होता है। अमय याद करता है एक आदमी ने उसे बताया था दादा की लव स्टोरी थी नेहा नाम की लड़की के साथ। अगले सीन में अमय को पता लगता है नेहा ने सुसाइड किया था। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन सुसाइड को दादा भाई ने एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया था और लड़कियों को रेलवे में नौकरी के बदले उनकी जमीनें ली गईं और जिनके पास घर जमीन नहीं थी उनसे बदले में 7 सोने की डिमांड की गई। अमय एक बेईमान वकील से मिलता है, उसे रिश्वत देकर दादा के खिलाफ याचिका दायर करवा देता है। फिर भोज में लल्लन आ जाता है। अमय की जगह ये लल्लन रेड 1 मूवी में भी होता है। अमय पटनायक के साथ जब ताऊ जी के घर रेड मारी गई थी। लल्लन कहता है, हमारा जो वर्किंग स्टाइल है वो तुम्हारे पुराने बॉस अमय पटनायक से बिल्कुल अलग है। हमारी रेड से आप तरक्की करें, हम तरक्की करें, इसी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए काम शुरू करेंगे। लल्लन दादा के घर पहुंच जाता है आधी रात को और कहता है 2 टाइप के ऑफिसर होते हैं, एक समझदार और एक पागल। हम पहले वाले हैं और अमय दूसरे। आप हमारे साथ, हम आपके साथ। अगले सीन में वकील के पास एक आदमी आता है और कहता है, पीछे हटने का क्या लोगे। वकील कहता है, मैं नाराज नहीं करता किसी को, आपने बोल दिया, मैं मान गया। वो आदमी दादा को कहता है, वो वकील 2 करोड़ मान रहा है। दादा मान जाता है। अमय गीता को एक काम करने को बोलता है। गीता उसे वो काम करके बता देती है। हाँ सर, आपका शक सही निकला। हमारी रेड की एक रात पहले सारा पैसा खेत से निकाला गया और कुछ दिन पहले सारे खेतों में सिंचाई की गई थी और सिंचाई के बाद पैसे खेत से किसी ट्रक या ट्रैक्टर में तो नहीं ले जा सकते, पर भोज के पास जो घर है वो किसी विक्रम के नाम से है और उसके पास 100 से भी ज्यादा बैलगाड़ियां हैं। खेत से विक्रम के घर तक पक्की सड़क नहीं है। खेत से बैलगाड़ियां अगर उस घर तक जाती हैं तो निशान छोड़ देती है। अमय कहता है, बस यही पता करना था, अब आप ये टिप लल्लन को दे दीजिए। गीता लल्लन को कहती है, रेड मार दीजिए सर, 50-50 कर लेंगे। लल्लन खुश हो जाता है और रेड मारने के लिए चला जाता है और कहता है ये विक्रम के नाम से रेड वारंट है। उसके बाद अंदर जाता है, फ्रिज खोलता है। फ्रिज नोटों से भरा होता है। गोडाउन में चेक करता है, वो सारे बॉक्स निकलते हैं और उसमें नोट भरे होते हैं। सील मार के गाड़ी में ले जाते हैं। दूर से अमय सब देख रहा होता है। अमय दादा को कॉल करके कहता है, चक्रव्यूह में फंस गए। मैंने कहा था सब कुछ आपके सामने होगा, ये चक्रव्यूह भी आपके सामने था। दादा कहता है, ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लग गए। अमय कहता है, मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूं, मैं तो पूरी महाभारत हूं। दादा लल्लन को बुलाता है और लल्लन माफी मांगता है, मुझे नहीं पता था, आपका पैसा है। दादा कहता है, अब भोज में जब भी रेड मारोगे सबसे पहले हमें फोन करोगे। लल्लन मान जाता है। वकील दादा को बोलता है, 5 दिन में 2 करोड़ नहीं मिले तो मैं ईमानदार बन जाऊंगा। दादा छोटे भाई को दिल्ली भेज देता है पैसे लाने, जो चौहान IAS के ऑफिस की छत पर छुपाए होते हैं। लेकिन तभी वहां भी रेड पड़ जाती है, जिसकी टिप अमय ने दी होती है।
दादा हैरान हो जाता है, पहले विक्रम फिर चौहान, ये अमय पटनायक को सारी जानकारी मिल कहां से रही है। अगले सीन में अमय दादा के आदमी से मिलता है, वही अमय को सारी जानकारी दे रहा होता है। दादा उस आदमी को पकड़ लेता है और बहुत मारता है और उस वकील को 2 की जगह 5 करोड़ दे देता है। वकील कहता है, इस केस को पहली पेशी में जड़ से खत्म कर दूंगा। कोर्ट में पेशी होती है। वकील जज को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें दादा के 5 करोड़ देने की रिकॉर्डिंग होती है। दादा हैरान हो जाता है। दूसरा वकील कहता है, कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। तो दूसरा वकील कहता है, फिजिकल एविडेंस तो होंगे। फिर अमय को बुलाता है, वो 5 करोड़ जो दादा ने दिए थे वो लेकर आता है। वकील कहता है, इन्होंने नेहा के नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन थोड़े दिन बाद उनकी मौत हो गई। कहा गया कि ये एक्सीडेंट है और पुलिस ने मान भी लिया। इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और माय लॉर्ड, जब तक मेरे दिए हुए सबूतों की जांच पूरी न हो जाए तब तक दादा को चुनाव क्षेत्र से हटाया जाए और भोज गांव से दूर रखा जाए। जज वकील की बात मान लेता है। दादा कोर्ट के आदमी को पैसे खिलाकर अपना भोज तड़ी पार पर स्टे करवा देता है, यानी वो भोज में जा सकता है। अमय भी अपने ऑफिसर्स को सबूत दे देता है सारे और कहता है, आप मेरा सस्पेंशन हटवा दीजिए, मैं आपको दादा के पास से 500 करोड़ टैक्स चोरी लाकर दूंगा। नहीं लाया तो ये मेरी आखिरी रेड होगी। अमय पटनायक अपने ऑफिस आ जाता है और लल्लन से मिलता है। जीता को बताता है, लल्लन को उसी ने यहां बुलवाया था, बड़े ऑफिसर को कहकर। लल्लन ने दादा से माल का पता भी लगवा लिया था, न्यू होटल में शिफ्ट किया है। अमय उस होटल में रेड मार देता है। वहां से ताऊजी निकल रहे होते हैं। फिर अमय कहता है, आप यहां? ताऊजी कहते हैं, एक टैक्स चोर ही दूसरी टैक्स चोर को समझ सकता है पटनायक। जब खुद बर्बाद हो चुके हो ना, तब दूसरों की बर्बादी देखने का बड़ा आनंद आता है। और वहां से चले जाते हैं। होटल की पैंट्री में बैग मिलते हैं नोटों से भरे हुए। होटल के बाथरूम के नल सोने के निकलते हैं। लॉन्ड्री की दीवार तोड़ते हैं, उसके पीछे नोट और सोने के बिस्किट बहुत सारे मिलते हैं। उधर ताऊजी सीएम के पास जाते हैं। दादा के विधायक खरीद कर ले आते हैं और सीएम को कहते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार मुबारक हो सीएम साहब। सीएम खुश हो जाता है। ताऊजी बजाज को कहते हैं, होटल से क्या खबर है? बजाज कहता है, ताऊजी आपके 420 करोड़ वाला रिकॉर्ड टूट गया। ताऊजी कहते हैं, ये दादा भाई तो हमसे भी बड़ा कमीना निकला, अब बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री को फोन करेगा। बजाज कहता है, आपको कैसे पता? ताऊजी कहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है हमें। दादा फोन करता है लेकिन प्रधानमंत्री फोन नहीं उठाता। दादा फोन तोड़ देता है गुस्से में। होटल के एक रूम में अमय को वो खबरी भी मिल जाता है जिसे दादा ने बहुत मारा होता है। गांव के लोग दादा के साथ होटल पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं पुलिस वालों पर। पटनायक की बीवी उन लड़कियों को दादा की मां के पास ले जाती है जिनके साथ दादा ने गलत काम किए थे। दादा की मां रोने लगती है और विश्वास नहीं करती। उधर होटल में दादा अमय के पास जाता है। अमय कहता है, जमीन का केस तो आप पर चल ही रहा है, पैसा भी हमने ढूंढ लिया, अब बस गोल्ड और फर्जी कंपनियों के पेपर बाकी हैं। दादा कहता है, कहा था ना भीड़ जान ले लेगी। अमय बाहर देखता है, लोग गाड़ियां जला चुके होते हैं और अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। अमय लल्लन से कहता है, तुमने कहा था ना, इतना पैसा देखकर ईमानदार रहना मूर्खता है। डिपार्टमेंट का यही गोल है ना, पब्लिक का पैसा। पब्लिक को अमय ऊपर से वो पैसा बरसाने लगता है। सब लोग पैसे के पीछे भागने लगते हैं और पैसे लूटने लगते हैं। अमय वहां से निकल जाता है और एक तालाब से वो सोने का हाथ निकलवाता है जो दादा ने बदलवा दिया था। दादा वहां अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और उस पर हमला करवाने लगता है। तभी अमय की बीवी, दादा की मां और वो लड़कियां आ जाती हैं। अमय की बीवी उन लोगों से कहती है, कुछ करने से पहले ये सुन लो, तुम्हारी बहनों के शरीर के साथ खेलता था ये तुम्हारा दादा। फिर दादा की मां अपनी चप्पल निकालकर अपने सिर पर रखने लगती है, रोने लगती है। तभी दादा भाग कर जाता है, चप्पल ले लेता है और रोने लगता है, हमें माफ कर दो मां। उसकी मां कहती है, तूने हमारी परवरिश पर थूका है बेटा, इसकी सजा सिर्फ माफी नहीं हो सकती। दादा की मां थप्पड़ मार कर चली जाती है। वहां के लोग दादा को ही मारने आने लगते हैं। तभी अमय रोक लेता है और कहता है, इसने कानून तोड़ा है, आप मत तोड़िए। और पुलिस दादा को ले जाती है। अमय उस आदमी को ढूंढ लेता है जो अमय को टिप दे रहा था दादा के खिलाफ। अमय पूछता है, आपने मुझे क्यों चुना? वो कहता है, नेहा पोती थी मेरी, कोई कुछ नहीं कर पाया, सब दादा से डरते थे। उस दिन जब आपको बिना डरे देखा तो सिर्फ पोती याद आई और नाम लिखकर तुम्हें दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अमय कहता है, नहीं चाचा, धन्यवाद आपका, आपकी वजह से मुझे दोबारा काम करने का मौका मिला। अगले सीन में दादा जेल में होता है। उसे ताऊजी मिलते हैं
और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलते हैं, अंदर तो आ गए हो, अब बाहर कैसे जाओगे? और मूवी खत्म हो जाती है।